हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, साइंस और जीके के शानदार प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। बिहार डीएलएड तो छोड़ो, एसएससी तक की कोई भी एग्जाम की वाट लगा सकते हो, इतना डिस्कशन के साथ मैं आपको जरूर बता दूंगा। यार, कहाँ पढ़ते हो औरों के चक्कर में, कोई नहीं होगा आपका टक्कर में। आप एक बार हम पे भरोसा करके देखिए, रिजल्ट ले जाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने में यहाँ लगा हुआ है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। सबसे पहले परम शून्य ताप को समझने से पहले दोस्तों, आपको ताप समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये तो बचपने से पढ़ते आए हैं। क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं। ये बात तो बड़ी के से सूचित करते हैं, ये बात आपको पता होगा। ठीक है। यदि दोस्तों, यदि केल्विन में मापा जाए, तो यदि ताप को केल्विन में मापा जाए, केल्विन में मापा जाए तो उसे हम लोग परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन में मापा जाए तो उसको हम लोग परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। अब लेकिन आपका क्वेश्चन में परम शून्य ताप दिया हुआ है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम शून्य लगा दे, इसी में हम शून्य लगा दे तो क्या बन जाएगा? परम शून्य ताप बन जाएगा। तो परम शून्य ताप अब आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? परम शून्य ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, और इसमें शून्य लगा दो तो क्या हो गया? परम शून्य ताप हो गया। और इसका मान दोस्तों कितना होता है? इसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस में होता है। आपको ये बात याद रखना है। देखो कहाँ आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? एक्यूरेट मैं आपको बता दूं, 273.15 कितना होता है? 15 होता है डिग्री, 15। तो देखो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो आपके एग्जाम में यहाँ से संभवतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। परम शून्य ताप को दोस्तों दुनिया का न्यूनतम तापमान कहते हैं। परम शून्य ताप को हम लोग क्या कहते हैं? दुनिया का न्यूनतम तापमान कहते हैं। अब इससे कम तापमान नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अणुओं की गति आपको याद रखना है। परम शून्य गैस में, परम शून्य तापमान में गैसों के अणु की गति पूछेगा कितना होता है, तो शून्य होता है। परम शून्य ताप में, परम शून्य ताप में गैस के अणु की गति, अणु की गति शून्य होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। चलिए, पानी कितना डिग्री पर उबाला जाता है? तो हम सबको पता है कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और केल्विन का अगर बात किया जाए तो 373 केल्विन पर पानी को उबाला जाता है। अगर यही फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और पानी का, हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं पानी का हिमांक, यानी पानी का बर्फ बनना। तो हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। तो पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, चलिए, पानी का बर्फ बनना, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, पानी का बर्फ बनना कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है? आपको पता है कि पानी का हिमांक आपसे पूछ रहा है, हिमांक जल का पूछ रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता होगा। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 32 फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मानव शरीर का अगर तापमान कहेगा, शरीर का तापमान, तो मानव शरीर का तापमान जो होता है दोस्तों, डिग्री में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछेगा तो 310 होता है, 310 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ, कई बार आपको एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कथनों में कौन सा कथन सही है?
अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग TIR भी लिखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहला बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यदि दूसरा है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए क्या क्या सब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कौन कौन सा घटना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए TIR जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, हीरे का चमकना बता दो किसका उदाहरण है। मृत मरीचिका की घटना जो होता है यह किसका उदाहरण है, मरीचिका की घटना। रेगिस्तान में रेत का चमकना, यही है मृत मरीचिका, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चटका हुआ कांच, चटका हुआ कांच का चमकना। पानी का बुलबुला का चमकना, पानी का बुलबुला का चमकना। और जो है आपको क्या रखना है, TIR ये सब किसका सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सब आपको याद रख लेना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सब इसका उदाहरण है, आपको याद रख लेना है। अच्छा, और भी एक प्रश्न है जो आपको मैं बता ही देता हूँ। चलिए, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर पूछेगा कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका नहीं पड़ता है आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपको याद रखना है ताप का, दाब का, घनत्व का, आर्द्रता का। चलिए अगर दोस्तों ताप को हम क्या कर दे, बढ़ा दे, तो दोस्तों ताप अगर बढ़ेगा तो याद रखना कि ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीर से एरो के निशान हम दे दिए ऊपर, यानी क्या हो गया, ये बढ़ रहा है ना। हाँ, तो ताप को बढ़ाएंगे तो ये ताप पर क्या होता है, निर्भर करता है। ये बात आपको याद रखना है। और प्रत्यास्थता, अगर ध्वनि का प्रत्यास्थता को बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, प्रत्यास्थता को बढ़ा दे, प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि का क्या हो जाएगा, इसको अगर बढ़ा दीजिएगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। क्या होगा, ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए प्लस से दिखा देते हैं। ठीक, आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा, ध्वनि का आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा, आपको याद रखना है कि ध्वनि का अगर आर्द्रता को बढ़ाया जाए तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। क्या होगा, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अनुभार को बढ़ा दे, ध्वनि के अनुभार को अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, तो ध्वनि के अनुभार को अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का वेग घटता है, ध्वनि का वेग घटता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ध्वनि का अनुभार को क्या करें, बढ़ा दे तो क्या होगा, तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। दाब बढ़ने या घटने पर ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दाब दोस्तों, या इसको आप बढ़ा दे या इसको आप घटा दे तो ध्वनि पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज। कब, दाब बढ़ने पर होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। यानी कि तापमान डिपेंडेंट करता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोई प्रभाव नहीं, अच्छा दाब का, अभी तो मैंने आपको बताया कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए ध्वनि का
मात्रक भी पूछा जाता है, तो ध्वनि का मात्रक आपको याद रखना है कि ध्वनि का जो मात्रक होता है क्या होता है, डेसिबल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सौर भट्टी में पूछे या सोलर कुकर में पूछे, सोलर कुकर में पूछे या सोलर प्लेट में पूछे, या सोलर प्लेट में पूछे, डॉक्टरों द्वारा आँख कान नाक का चेक में पूछे, आँख कान नाक का चेक में पूछे, किसका प्रयोग किया जाता है। इन सब में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो बताता हूँ आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए, उत्तल लेंस में किसका किसका प्रयोग होता है हम लोग यहाँ देखते हैं। दोस्तों, उत्तल लेंस में याद रखना कि उत्तल लेंस में किसका किसका होता है, साइड मिरर में तो आप जानबे करते हैं, और एक्स्ट्रा आप जानिए स्ट्रीट लाइट में, वो नहीं लिख रहे हैं, वो तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। स्ट्रीट लाइट में ये सब भी छोटा ही है, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते हो। स्ट्रीट लाइट में फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, पार्श्व दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, और आपको क्या याद रख लेना है, उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीन बनाने में, दूरबीन में इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर आपको याद रख लेना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैमरा में कहेगा किसका प्रयोग करते हैं, तो भी आपको बताना है कि उत्तल लेंस का करते हैं। आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ये सब आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, लेंस का मात्रक बता दो। तो लेंस का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। लेंस का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। आपको लगता है कि इतना डीपली पढ़ने के बाद में आपका पेपर बचने वाला है, कहीं से नहीं बचने वाला है। यही सब आपसे पूछा जाता है, आप नहीं कर पाते हो तो रिजल्ट नहीं हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यही सब पढ़ना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती है। देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम को हम लोग कहते हैं घटते क्रम। क्या कहते हैं, घटते क्रम। पहले तो यही आपको समझना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि गामा का जो भेदन क्षमता होता है, गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे उच्च होता है। ये बात पता है कि नहीं है, तो आप लोग जान जाइए कि गामा किरण का जो भेदन क्षमता होगा, वेधन क्षमता सबसे अधिक होगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कहता है अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में आप सजा दो। घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा होता है इसका, तो पहले तो ई आएगा नहीं ना आएगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो चलिए हम लोग घटते क्रम में हम लोग सजा देते हैं। तो हम लोग जब इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और गामा के बाद क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बीटा होता है, फिर उसके बाद में अल्फ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है, तो गामा बीटा अल्फ़ा में यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है बीच वाला है, आपको याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, थोड़ा सा और बात अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद थोड़ा सा यहाँ से रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहेगा न्यूनतम भेदन क्षमता किसका होता है। ये तो आपने बता दिया, गामा का उच्च होता है। न्यूनतम भेदन क्षमता आपको याद रख लेना है कि अल्फा का होता है। न्यूनतम भेदन क्षमता, तब आपको सोल्व करने में और अच्छा हो जाएगा। न्यूनतम थोड़ा बता ही देते हैं, न्यूनतम भेदन क्षमता किसका होता है, अल्फा का होता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, न्यूनतम आवृत्ति या ऊर्जा भी पूछेगा किसका होता है। न्यूनतम आवृत्ति पूछे या ऊर्जा पूछे किसका होता है, तो ये भी अल्फा का ही होता है। किसका होता है, अल्फा का होता है। तो ये बात आपको समझ में आया। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यह याद रखना है। और बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। बीटा नेगेटिव होता है। फिर आपको याद रख लेना, गामा जो होता है
ये न्यूट्रल होता है। गामा क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का चार्ज इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, लोलक की आवर्तकाल, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ लोलक की आवर्तकाल बताना है कि यह निर्भर करता है, यह किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ जो आपको याद रखना पड़ेगा कि आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, बराबर सूत्र होता है 2 पाई बट्टे रूट अंडर L बट्टे G, ये इसका सूत्र होता है। अगर हम लंबाई को क्या कर दे? बढ़ा दे। अगर हम लंबाई को बढ़ा दे तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो याद रखना कि लंबाई को बढ़ाने पर क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ता है, आवर्तकाल बढ़ता है। और आवर्तकाल को ही अगर बढ़ा दे, अगर आवर्तकाल को ही बढ़ा दे तो आवृत्ति घट जाता है। क्या होता है? आवृत्ति घट जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और जी का मान जो होता है, यहाँ पर आपको याद थोड़ा सा और भी कुछ रखना है कि जी का मान पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जी का मान पॉजिटिव होता है, ये बात आपको याद रखना है। और आवर्तकाल का भी मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आवर्तकाल का भी मान क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और आवर्तकाल अगर नेगेटिव होगा तो इसका मान भी क्या होगा? जी का मान भी क्या हो जाएगा? अगर जी का मान अगर पॉजिटिव होगा तो आवर्तकाल क्या होगा? नेगेटिव होगा। जी का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आवर्तकाल क्या याद रख लेना है? आवर्तकाल नेगेटिव हो जाएगा। और आवर्तकाल अगर पॉजिटिव हो गया, तो आवृत्ति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, आवृत्ति नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट था। नेक्स्ट अगला है, चलिए ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न आपको बताया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और रोज क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA99, यहाँ पर अपलोड हो जाता है। यहाँ से आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।